अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान राबील सैयद। वक्त हुआ है प्रोग्राम आज अजीम यज़दानी के साथ, देखिए सिर्फ MB न्यूज़ की स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग हम देख रहे हैं आज अजीम यज़दानी के साथ। आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं चौधरी शहबाज अहमद शिना, जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और उन्होंने सियासत में जिस तरह अपना नाम और मुकाम पैदा किया है, वो उनकी मुसलसल जद्दोजहद और चट्टान की तरह खड़ा होना हमें नजर आता है। वो माजी में साबिक़ वफाकी वज़ीर मियां जवेलती के साथी रहे और कुछ असूली इख्तिलाफात के बाद उन्होंने उनके ग्रुप को छोड़कर मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर नज़ीर हुसैन ग्रुप को ज्वाइन किया। क्या खोया, क्या पाया, क्या देखा, आइए से आज बात करेंगे और कुछ नई बातें आप तक पहुँचाएंगे। जी शेख साहब, बताइएगा कि आप ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शुरू इख्तियार की, आपकी ज़ाती ख्वाहिश थी कि या कुछ दोस्तों का तकाजा था या उनकी डिमांड थी कि आप मुस्लिम लीग में आए? क्या आपसे कोई वादे किए गए थे माजी में टीवी के हवाले से? ज़रा हमें बताइएगा तफसील से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यज़दानी साहब आपका। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने मौजूदा दौर में ख़ुद को ये साबित किया है कि आप बेशक उम्र में थोड़ा बड़े हैं, लेकिन जो दौरे हाज़िर की जो जदीद इस वक्त इक्विपमेंट्स हैं, उनके हवाले से भी आपको माशाल्लाह आगाही हासिल है। मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने सोशल मीडिया पे एक चैनल का आगाज़ किया है, तो सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो। सेकेंडली, जो आपने पूछा मुझे मुस्लिम लीग नून के हवाले से, यज़दानी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाय फैमिली हम मुस्लिम लीगी हैं और मुस्लिम लीग से ही वाबस्ता हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह ताला रहेंगे भी। मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ। मेरा अपना एक अल्हम्दुलिल्लाह मैं इम्पोर्ट का कारोबार करता हूँ। मैं आजकल पाकिस्तान में और रियल एस्टेट का भी काम है मेरा साथ। मुझे सियासत में आने के लिए स्पेशली एज ए कैंडिडेट मोहतरम मियाँ जवेद लतीफ़ साहब ने मुझे अप्रोच किया और ये उनकी मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ी मेहनत और बहादुरी के साथ मेरे जैसे बंदे को समझता हूँ कि उसको अचीव करना, मैं ये टारगेट था उनके लिए। मुझे अपनी तरफ उन्होंने मुझे जो माइल किया, बड़ा मुश्किल था उनके लिए, मेरे लिए भी, क्योंकि मैं एज ए कैंडिडेट खुद को मैंने कभी भी नहीं समझा कि मैं पॉलिटिक्स करूँगा या पॉलिटिक्स में आऊँगा, लेकिन उन्होंने अंत तक मेहनत की। मैं समझता हूँ कि 8 से 10 महीने लगे उनको, ठीक है, मुझे इस बात पे कायल करने के लिए कि एज ए कैंडिडेट मैं उनके साथ उनको ज्वाइन करूँ। एज ए कैंडिडेट, ठीक है। नो डाउट उसमें बहुत अहम रोल रहा है चौधरी कामरान अहमद विर्क साहब का भी। आपके दोस्त हैं, तो मुश्तरका दोस्त हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल मैंने ज्वाइन की एज ए कैंडिडेट, उनके साथ मैं उनका साथ खड़ा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ मुझे खुद कहने की ज़रूरत नहीं है, लोग बाखूबी जानते हैं कि मैं किस तरह उनके साथ खड़ा रहा। अच्छा साहब, ये बताइए कि आपसे जब टिकट वादा किया तो फिर हल्का जो शरपुर का है वहाँ आपसे वादा किया गया, फिर क्या मामला हुआ कि वहाँ जब ज़िमनी इंतखाब आया तो आपको टिकट ना दिया गया और फिर आपका इख्तिलाफात कैसे इसी बिना पर सामने आए? इसे बताइए हकीकत क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले जब यज़दानी साहब बताया ना कि मियाँ जवेद लतीफ़ साहब के साथ मेरी ये कमिटमेंट थी, ठीक है, कि फैसला वो करेंगे कि मैंने इलेक्शन कहाँ पे लड़ना। ठीक, उन्होंने फैसला किया 139 में शरपुर हल्के में, मैंने उसे तस्लीम किया और मैंने हल्के में मेहनत शुरू कर दी। बड़ा दल किया। अच्छा, पता नहीं गुड लक है कि बैड लक है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन आ गया। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ज़िमनी इलेक्शन आ गया, उस पर हमें हम मेहनत तो पहले ही कर रहे थे बड़ी उस वक्त। अब ये आप जाके उनसे पूछें जिन्होंने मुझसे वादा किया था। ठीक है। ज़िमनी इलेक्शन आ गया, उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड था, मैं, मेरे दोस्त, मेरे रीज़ो कारब, लेकिन जिन्होंने वादा किया था वो वादा वफा ना कर सके। ठीक है। और मुझे टिकट ना मिल सके। ठीक है।
जब टिकट नहीं मिली तो बाद मुझसे फिर यही कहा गया, जिमनी के बाद रिजल्ट आ गया, पीएमएलएन का कैंडिडेट जीत गया, ठीक है, फिर मुझसे कहा गया कि आप दोबारा वापस फिर उसी हल्के में चले जाएं। अच्छा, मैंने कहा मियां साहब मुझे कैंडिडेट रहने दे, मुझे पागल ना डिक्लेयर करे। अब एक नून लीग का एमपी जिमनी इलेक्शन में बुरे हालात में इलेक्शन लड़ा और जीत गया, हाँ, अब मैं दोबारा किस हैसियत से जाके वहां पे फिर एज ए नून लीग के कैंडिडेट ठीक है, कैंपेन शुरू कर रहा हूँ। बस इसी बात से फिर आपके इख्तलाफात भी हुए? नहीं इख्तलाफात फिर हम हमें ये बात डिसाइड हुई, मुख्तलिफ टाइम में मीटिंग्स हुई, डिसाइड ये हुआ कि ठीक है अगर आप चाहते हैं, मैंने जिद मेरी ये थी कि मुझे मेरे बाई हल्के में भेजा जाए। ठीक है, अब आपके कहने पे मैंने एक दफा तो दूसरे हल्के में जाके मैंने कैंपेन की, इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, लेकिन आप हो सकता है आपने कोशिश की हो, ठीक है, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिल सका। ठीक है, अब यह है कि मैं अपने बाई हल्के में जाना चाहता हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपने बाई हल्के में जाएं, वहां पे जाके कोशिश एफर्ट्स करें, ठीक है, अल्लाह मदद करेगा, इंशाल्लाह ताला आप कैंपेन शुरू करें। ये मियां साहब ने आपसे कहा था? 100% ये बात। अच्छा, आपको ये गुण दिया है कि आप में जाके अपना वर्क करें, काम करें आप? ये बिल्कुल इसी तरह बात हुई थी कि आप अपने हल्के में जाएं, मेहनत करें, कोशिश करें, एफर्ट्स करें, एंड पे जाके 1% क्वेश्चन आपने मेरे लिए छोड़ देना है कि फिर मैं फैसला क्या करता हूँ। अच्छा, वो एंड पे 1% तो अभी पता नहीं कब आना था। जब मैं मेरे हल्के में निकला कैंपेन के लिए, लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे बड़ी पजीराई मिली, तो पीछे से इन्होंने ना मेरे पीछे एक नए कैंपेन शुरू कर दी। अच्छा, मियां साहब का छोटा भाई है, उसने ठीक है, कि शहबाज तो हमारा कैंडिडेट ही नहीं है, गोल्ड हैंड देने के बाद, वोट देने के बाद। ठीक है, अच्छा, मेरे पास चीजें आई, मैंने मियां साहब से डिस्कशन की, बैठ के हम एक दो दफा बैठे, उन्होंने डिनाई कर दिया कि ऐसे नहीं है। मैं कहा मियां साहब ये आप अपने भाई की बात कर रहे हैं, मेरे पास ये मैं बंदा ले आता हूँ सामने, ठीक है, वो कह रहे हैं आपने भी खुद कहा है कि शहबाज मेरा कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, इससे थोड़ी बात ना आगे बढ़ी, फिर हम नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है चौधरी शहबाज मशीना साहब से। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जब ये बात की है कि आपके फिर उस बाद आपके इख्तलाफात हो गए, जब उन्होंने आपको डिक्लेयर ना किया और आपके बारे में इशू कर दी उस हल्के में PP 100 जो अब 43 है, उसके बाद आप बताइए कि फिर आपने इनको छोड़ के राणा साहब को ज्वाइन किया, उस वक्त आपको आखिरी पैगाम क्या दिया गया और आपने आखिरी पैगाम को क्या दिया, तो ये बताइए नाज़रीन को। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका। मैं और चौधरी कामरान साहब हम मियां साहब से मिले उन दिनों में, तीन सिटिंग हुई हमारी, बड़ी नशिस्तें जो थी बड़ी तवील थी, दो 3 घंटे की थी। ठीक है, वहां पे एक ही पॉइंट था, एक ही बात थी कि मियां साहब आपने एक हल्के में 4 बंदे उतार दिए हैं PMLN की तरफ से। ठीक है, आप मेहरबानी करें, जिसको भी टिकट देना चाहते हैं उस एक बंदे का आप नाम ले दें, ठीक है, या हम चारों बंदों को बैठा दें, ठीक है, हम खुद फैसला कर लेते हैं चारों में से कौन लड़ेगा, ठीक है, और बाकी 3 खुदा शाहिद है कि उसकी सपोर्ट करेंगे। ना उन्होंने खुद फैसला किया, ना उन्होंने हमें फैसला करने दिया। आपकी तजवीज थी मियां जीवन साहब? ये मेरी तजवीज थी। ठीक है, मतलब मैं आपको बड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ, बड़ी लंबी 3-3, 4-4 घंटे की नशिस्तें थी। ठीक है, सारी बातें बड़ी बातें हुई होंगी, लेकिन शॉर्टली ये था कि आप कम से कम ये कर ले, या खुद एक कैंडिडेट अभी दे दें, कम से कम हम खुद को रेस्क्यू कर लेंगे। बाकी लोग सारे ना हमारे भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज़ो कारब हैं, सब लोग मुंसलिक हैं इस इलेक्शन से। तो आप एंड टाइम पे जाके, जैसे आप एक रूटीन वर्क करते हैं कि लोगों को एज ए कैंडिडेट लेके आते हैं, एंड टाइम पे आप उनको टिकट भी नहीं देते और उनको फिर परेशान हाल भी को नहीं होता। हमारे साथ ये ना करें। हालांकि ये बात उनको मैंने और चौधरी कामरान साहब ने हमने शुरू में बारहा कही थी कि मियां साहब आप जो आपकी जो रवायत है, जो आपकी एक्सरसाइज है ना लोगों के साथ, जी जी, ये इसे आप बारहा सोच लें। ठीक है, हमारी एंड पे ये बात नहीं होगी। जब हम आपके साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है, एक एलिगेशन नहीं आप हम पे लगा सकेंगे कि आप किसी मुखालिफ से मिले हो, आपको कभी क्रॉस किया हो, आप कभी किसी बंदे को मिले हो। ठीक है, जो आप लाइन ड्रॉ कर देंगे वहीं रहेंगे, लेकिन ये नहीं होगा जैसे दूसरे लोगों के साथ आप करते हैं, एंड टाइम पे आके आप कह दें कि वो जो मैंने कोशिश की ये नहीं हो, मैं नहीं कर सका। ये बताइएगा कि मियां जवेरी से इख्तलाफ के बाद, असूली इख्तलाफ के बाद आपने उनको छोड़ दिया, क्या राणा तनवीर हुसैन जब आपने ज्वाइन किया तो उसमें कोई आपकी बात तय हुई थी कि आइंदा
इलेक्शन आएगा तो आप जो हल्का 43 है वहां से आप पार्टी कैंडिडेट होंगे कि ये उसी कोई बात भी थी, क्योंकि आपको इस इलेक्शन में भी टिकट नहीं दिया गया, इस बारे में बताइएगा। देखें जी, बिल्कुल राणा तनवीर साहब से ना हमारी इस टॉपिक पे कोई बात नहीं हुई थी। अच्छा, ना उन्होंने कोई कमिटमेंट दी थी ठीक है, मुझे एज ए कैंडिडेट। ठीक है। यकीनी बात थी कि मेरा इनसे इख्तलाफ हुआ और मैं जमात छोड़ना नहीं चाहता था। ठीक है। अब आपने डिस्ट्रिक्ट शोखपुरा में रह के पॉलिटिक्स करनी है, अब आप जारी बात है, ऑप्शन दूसरी राणा साहब थे, उनसे मैं खुद मिला हूँ। खुद मिलके मैंने अपनी बात सुनाई उनको कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, आप पार्टी के बड़े हैं, सीनियर हैं, तो आप इसका कोई प्लीज नोटिस लें। ठीक है। ये एक मियाँ साहब की बड़ी पुरानी रवायत है कि बंदों को ना अपने गिर्द घुमाते हैं। वो मैंने तब एक बात कही थी, अचानक याद आ गई, जवेद लीग के गिर्द घुमाते हैं ये, ना कि मुस्लिम लीग नून को सामने रख के नहीं चलते। ये उनके पास गया, उनसे डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा देखिए आपका अपना जाती फैसला है, ठीक है, आप जो भी करना चाहें, मैं एज ए पार्टी सीनियर रहनुमा आपके साथ हूँ, हर लम्हा आपके साथ हूँ, जब जहाँ कहीं भी आपको मेरी जरूरत हो मैं हाजिर हूँ। तो इस सिलसिले में हमने फिर राहें जुदा की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी में रहे। उसके बाद अपनी कोशिश एफर्ट्स की कि अपने आबाई हल्के में जाके रोल अदा कर सके, लोगों की खिदमत कर सकें, वो जितना हो सका हमने किया एज ए कैंडिडेट वहाँ पे। चूँकि पार्टी की कोई पॉलिसी डिसिप्लिन इस तरह था कि वो सर्वे, फिर उधर भी फिर यही बात चली गई, लेकिन 12 वो एक लंबी दास्तान है, वहाँ टिकट फिर ना मिली और वहाँ टिकट मिलने में फिर हमें फिर नाकामी का सामना करना। ठीक है। अच्छा शेर साहब, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पे बड़ी एक बहस और एक तमीज हो रही है, बहस तमीज हो रही है। डीसी ऑफिस में जो नकदा इजलास हुआ है उसमें आपकी और मियां जवेदी के हवाले से कोई वो तलकरामी हुई है, या वहाँ आपका क्या मौक़िफ़ था, इस तरह क्यों रिएक्ट हुआ, या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा वहाँ, या कुछ नहीं हुआ? नहीं, डीसी ऑफिस में छोटी छोटी बातें हुई हैं जी। असल में वो मैं समझता हूँ कि वो मियाँ साहब ज्यादती कर रहे हैं, पहले तो जो इशू था उस पर। ठीक है। सेकेंडली मैं अपनी बात बताऊँ, अब हुआ इस तरह था कि वहाँ पे फरूखाबाद रोड बन रही है जी। नो डाउट, वो सरदार इरफान डोगर साहब का हल्का है, उनकी काविश है, उनके एफर्ट्स हैं। और पीपी 143 हाँ ऑब्वियसली वो जहाँ मैं कैंडिडेट था वो हल्का भी वही। लेकिन बहरहाल वो सड़क जो है ना, वो सड़क सरदार इरफान डोगर से ही मंसूब है। ठीक है। उन्हीं की कोशिश और एफर्ट्स हैं। ठीक है। इन्होंने मियाँ साहब ने अपनी, मैं समझता हूँ, गिरती हुई साख को बचाने के लिए उन्होंने कोशिश की कि चलो एक मंसूबा आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको मैं कैप्चर कर लूँ। ठीक है। उस हवाले से इन्होंने फरूखाबाद के लोगों को भड़का के, मैं समझता हूँ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ एहतजाज के लिए खड़ा कर दिया इन्होंने। खैर हमें भी इतला मिल गई, सरदार फान साहब ने और मैंने और महमूदुल हक साहब थे, हमने वहाँ पे डीसी ऑफिस चले गया, जाके सारा चेक किया कि वाकई इस तरह हो रहा है कि मियाँ साहब ही लोगों को भड़का रहे थे ना इसके लिए। शॉर्टली अगले दिन वहाँ पे मीटिंग डिसाइड हो गई डीसी ऑफिस में। ठीक है। मियाँ साहब को ऑलरेडी पहले ही शायद मेरे पे उनको कोई है इशू है, रिजर्वेशन हैं उनकी कुछ। जब डीसी ऑफिस पे हम बैठे, डीसी साहब के पीछे टर्निंग रूम में डीसी साहब, इरफान साहब और मियाँ साहब बैठे थे, मैं भी चला गया। खैर एसी साहब ने पहले मुझे रास्ते में रोकने की कोशिश की। अच्छा। कि आप प्लीज अंदर ना जाएं शायद। मैंने कहा यार आप तो नहीं, कौन होते मुझे रोकने वाले। ठीक है। मैं खैर अंदर चला गया, बैठा हूँ। डीसी साहब ने बात शुरू की, मियाँ साहब कहने लगे जी ये यहाँ क्यों बैठे हैं, किस ये से बैठे हैं। ठीक है। मैंने कहा जी, डीसी साहब ने कहा जी क्यों, आपको क्या एतराज है, कोई मसला है? उन्होंने जवाब दिया। डीसी साहब ने जवाब दिया। ठीक। मियाँ साहब कहते हैं जी ये तो हमें इन्होंने सख्त मुखालफत करके इन्होंने मुझे, मेरे कैंडिडेट को इलेक्शन हरवाया है। अच्छा। तो अब ये पार्टी की तरफ से इधर बैठे हुए ये डीसी ऑफिस में लगता इजलास में उन्होंने आप इल्जाम है किया। जब 3-4 लोग बैठे। ठीक है। मैंने कहा जी मैंने उनकी हार पे नहीं बैठना चाहिए। ठीक है। क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में बात हो रही है, ठीक है। लोगों को भड़का के एक एहतजाज की तरफ लेके जाया जा रहा है, तो मैं समझ, तो मैं लोगों की तरफ से, सरदार फान साहब ने इंटरप्ट किया, उन्होंने कहा जी मेरे साथ आए, हम तो इकट्ठे बात करेंगे। अच्छा। खैर शॉर्टली ये बात चली, तो डी साहब कहने लगे यार इस तरह के हम मीटिंग रूम में चले जाते हैं सारे, ठीक है। आप उधर मीटिंग रूम में आ जाए। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा मुझे सीएम ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस हैं, सरदार फान साहब और ज्वेल साहब को बिठा के इस मसले का हल निकाला जाए, जो वो सड़क जो ज्वेल साहब कैप्चर करना चाह रहे थे। ठीक है। डिसाइड हो गया कि ठीक है जी आप आ जाए, उधर रिटर्निंग रूम में चले जाएं, तो रिटर्निंग रूम में बैठ के सारे बातें करते हैं। ठीक है। ये उधर बात हुई है। एक मैंने
अच्छा अच्छा साहब, आप टिकट होल्डर भी नहीं है, आपका वो ओहदा भी नहीं है, और ये कहा गया कि जब मरीम नवाज आई उस वक्त भी वहाँ मौजूद थे, और जब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास वहाँ मौजूद थे। तो ये जो मियाँ जुवैदी का जो मौकफ है या उनके भाई का मौकफ है कि ये किस हैसियत से आते हैं, जरा बताइए कि क्या पार्टी क़यादत ने आपको कहा कि आप जाएं, या आपका अपना जाती तल्लुकात हैं? आप जरा ये बताइएगा कि किस हैसियत से फिर आपको बुलाया गया है। देखें, मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब ने कहा कि ये कौन होते हैं, किस हैसियत से बैठे हैं। ठीक है, मैं वहाँ बात करना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट अफसर ऑफिस था वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, पार्टी की तरफ से ही मैं, सीएम साहबा जब आई थी ठीक है। तो उनकी तरफ से ही सीएम ऑफिस से मेरे वहाँ पे अच्छा, शमूलियत करने के, वहाँ पे उनको जो लिस्ट आई थी उसमें था मैं। सीएम हाउस से आपका नाम डाला गया? जी बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। तो उस पे मैं समझता हूँ कि किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। मैं उस वक्त भी कहा, मैं क्या क्यों इरिटेट हो रहा है इतना, किसको क्यों तकलीफ हो रही है मेरे बैठने पे, सीएम साहब आई हैं या डीसी ऑफिस में कोई पब्लिक इंटरेस्ट में बात हो रही है। तो जारी बात, मेरे एमएनए हैं सरदार खान साहब, ठीक है, मैं वहाँ पे कैंडिडेट रहा हूँ, और मैं कौन था, किस हैसियत से था, जो पूछ रहे थे उनको बड़ा अच्छी तरह पता है मैं कौन हूँ, मेरी हैसियत क्या है पार्टी में, और जाती हैसियत मेरी क्या है। उनसे मैं समझता, मुझे इस पे बात नहीं करनी चाहिए। सेकेंडली, ऑफिस भी इस तरह था कि मैं उसका तकद्दस भी पामाल नहीं करना चाहता ठीक था। है। तो शॉर्टली इस तरह